हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम राज्यसभा से जुड़े कुल 40 विविध प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें आपके राज्यसभा से जुड़े सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के रूप में जाना जाता है, तो राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। दोस्तों, साथ ही मैं आप सबको यह भी बता दूं कि अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। ठीक, यानी राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250। लेकिन वर्तमान में अभी राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ठीक, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 245 सदस्य ही हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि, देखिए, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि राज्यसभा के सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकती है। ठीक, और किसके तहत, तो यह अनुच्छेद 80 के तहत। और ये जो 250 सीटें हैं, ठीक, इनमें से 12 सदस्य को क्या है कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 238 सदस्य होते हैं वह राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से होते हैं। ठीक, यानी ये जो 250 सदस्य हैं, इनमें से 238 सदस्य संघ एवं राज्य क्षेत्रों से होते हैं, 12 सदस्य उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। ठीक, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, तो 245। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 245, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। ठीक, और 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत किए हैं। ठीक ना, यानी 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है और 233 सदस्य वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। ठीक, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो 12 सदस्य। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ठीक ना, राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्यों का तथा संघ शासित क्षेत्रों का, मतलब उपयुक्त दोनों। ठीक, हमारा ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। ठीक, देखिए, वैसे संघ शासित क्षेत्र मतलब वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं होती, तो वहां के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं, तो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। ठीक ना, वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं होती वहां के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं, तो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभाएं हैं। कहां कहां, तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है। तो देखिए, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, देखिए, केंद्र स्तर पर क्या होता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा, लेकिन राज्य स्तर पर क्या होता है कि विधानसभा या विधान परिषद। ठीक, तो विधानसभा सदस्य, जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव आप लोग सुने होंगे, बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो विधानसभा चुनाव जो एमएलए होते हैं वही लोग राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक ना, मतलब वो लोग उनको चुनते हैं। और ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं
इनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाता है। और कौन चुनते हैं? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। देखिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। ठीक, मतलब किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्यों को लिया जाएगा, यह किस बात पर निर्भर करेगा? जनसंख्या पर। ठीक, ये उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, आपको पता ही है कि वहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए 31 सीटें निर्धारित की गई है। यानी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सीटें हैं? तो 31 सीट। ठीक, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 31 सीटें निर्धारित की गई है, और महाराष्ट्र में 19 सीट है, और पश्चिम बंगाल और बिहार में 16-16 सीट है। मतलब कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्यसभा के सदस्य हैं? तो 31 राज्यसभा के सदस्य हैं। महाराष्ट्र से 19 राज्यसभा के सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार से 16-16 राज्यसभा के सदस्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? देखिए, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक ना, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे अधिक 31 सीटें हैं, जिनमें से 30 सीट पर सदस्य हैं और 1 सीट अभी खाली है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 31। अभी हमने तुरंत पढ़ा कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 31 सदस्य चुने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? देखिए, मतलब ये जो राज्य दिए गए हैं, इनमें से ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें क्या है? राज्यसभा के लिए समान सीट है। ठीक, देखिए, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में ही क्या है? 11-11 सीट है। और बिहार और पश्चिम बंगाल में तो 16-16 सीट हैं। और ओडिशा और राजस्थान में कुल 10-10 सीट हैं। ठीक ना, तो हमारा उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक ना, मतलब ये जितने भी राज्य दिए गए हैं, इनमें समान समान राज्यसभा के प्रतिनिधित्व है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो मैंने आपको अभी तुरंत ही बताया था कि राज्यसभा में 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका प्रतिनिधित्व है। तो वह कौन कौन से हैं? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ए। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो यहाँ पर देखिए कि मध्य प्रदेश तथा गुजरात। ठीक ना, हमारा ऑप्शन बी होगा। यानी मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों ही राज्य में राज्यसभा की कितने सीट है? तो 11-11 सीट है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार से राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो बिहार से राज्यसभा के 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक, और देखिए वर्तमान में क्या है कि 16 सीट में से 1 सीट खाली है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम। ठीक ना, मतलब यहाँ पर देखिए राज्यों का नाम दिया गया है और आपको बताना है कि किस राज्य में सबसे अधिक सीट है, उसके बाद उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, यानी घटते क्रम में लिखना है कि कौन कौन से राज्य में सबसे अधिक राज्यसभा की सीट है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है 31, उसके बाद महाराष्ट्र में है 19 और उसके बाद तमिलनाडु में है 18। यानी हमारा उत्तर ए होगा। ठीक ना, हमारा उत्तर क्या होगा? ए। सबसे अधिक राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में 31 सीट, महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में 18 सीट है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का अर्थ यही है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 30 वर्ष। ठीक, मतलब राज्यसभा के सदस्य के रूप में अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होना चाहते हो तो उनकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। और कोई व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना चाहते हैं तो उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। मतलब लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु, तो अभी हमने तुरंत देखा कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। समझे, यानी कि राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि राज्यसभा का चुनाव जानते हैं हर 2 वर्ष पर होता है और प्रति 2 वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक ना,
यानी 2 वर्ष पर चुनाव होता है प्रति 2 वर्ष पर और उनमें 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त, रिटायर नहीं मतलब उनका कार्य अवधि पूर्ण हो जाता है, समझे। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं, तो 2 वर्ष बाद, यानी प्रति 2 वर्ष बाद क्या होता है, चुनाव होता है और तभी 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं, ठीक ना, राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। देखिए राज्यसभा क्या है, अस्थाई सदन है, ठीक, इसे कोई नहीं भंग कर सकता। हमारा अगला प्रश्न है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? नहीं, ठीक ना, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा का चुनाव प्रति 2 वर्ष पर होता है, ठीक, और एक बार चुने जाते हैं तो वह 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त भी होते हैं, मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और 1/3 सदस्य उसमें नए आते हैं, तो इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर होगा नहीं, मतलब कि राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु देखिए लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। हमारा ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो चलिए हम ऑप्शन सी को देखते हैं कि राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। दोस्तों ये गलत है, 2/3 सदस्य नहीं बल्कि 1/3 सदस्य, ठीक ना, राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, यहाँ पर दिया है 2/3, तो ये गलत है, यही कथन असत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी को देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। आइए मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक ना। देखिए जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा के चुनाव में क्या होता है कि किसी दूसरे राज्य के प्रत्याशी भी किसी दूसरे राज्य से खड़ा होकर के चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक ना, यानी लोकसभा का चुनाव होता है कि किसी दूसरे राज्य के प्रत्याशी भी किसी दूसरे राज्य से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में क्या होता है कि प्रत्याशी उसी राज्य का होना चाहिए, ठीक, आप जिस राज्य से चुनाव लड़ रहे हैं आप उसी राज्य के होने चाहिए, ठीक, तो यही अंतर है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम संख्या क्या है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10 है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा का सेशन जब शुरू होने वाला होता है तो सेशन शुरू होने से पहले लोकसभा तथा राज्यसभा में 1/10 सदस्य की मौजूदगी होनी चाहिए, समझे। मतलब कि देखिए हमारे राज्यसभा में अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 245 हैं, तो 245 का 1/10 कितना हुआ, 10% कितना हुआ, लगभग 24.5 यानी कि 25 सदस्य, ठीक ना, कम से कम 25 सदस्य उपस्थित होंगे तभी राज्यसभा का सेशन चालू होगा। और 11 बजे तक अगर राज्यसभा में 25 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो क्या होता है कि 11 बजे गण पूर्ति के लिए घंटी बजाई जाती है, ठीक ना, घंटी बजाई जाती है और अध्यक्ष तभी पीठासीन होते हैं जबकि गण पूर्ति हो गई हो, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या 25, मैंने अभी तुरंत बताया कि 245 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 24.5 होता है, मतलब लगभग 25, यानी कि राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितना है, 25 है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है, कोई भंग कर ही नहीं सकता, राज्यसभा क्या है, अस्थायी सदन है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। अगर कभी राज्यसभा के सभापति अनुपस्थित होते हैं, ठीक ना, अगर कभी राज्यसभा के सभापति अनुपस्थित होते हैं तो उस समय राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है,
तो उपसभापति करता है। ठीक, और उपसभापति का चुनाव कैसे होता है? तो राज्यसभा के सदस्य आंतरिक रूप से उनका चुनाव करते हैं आंतरिक निर्वाचन के तहत, मतलब सभी अपनी सर्वसम्मति से एक अपना उपसभापति चुन लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता? यानी कि वह कौन सा सदन है जहां के अध्यक्ष उस सदन के सदस्य नहीं होते? तो राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का सभापति क्या? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। ठीक, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? और सदस्य द्वारा मतलब कि वही जो उसके सदस्य नहीं है, यानी वह कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता उसके सदस्य के द्वारा नहीं की जाती है? तो राज्यसभा। अभी हमने पिछले प्रश्न में भी देखा। ठीक, ये देखिए प्रश्न वही है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। यहाँ पर असदस्य द्वारा की जाती है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया था। तो यानी राज्यसभा है, इसकी अध्यक्षता उसके सदस्य के द्वारा नहीं की जाती है, उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? ठीक ना, मैंने आपको अभी तुरंत बताया था कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन उपसभापति करता है। और उपसभापति का चुनाव कैसे होता है? तो आंतरिक रूप से, यानी राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वो आंतरिक रूप से सर्वसम्मति से अपना एक उपसभापति चुन लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। ठीक, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो नहीं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। और उन दोनों की अनुपस्थिति में क्या होता है कि राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है, यानी राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है, लेकिन उपराष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो देखिए, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक ना, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है? तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। देखिए, ये जो विधानसभा होते हैं यह राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, राज्य के अंतर्गत विधानसभा या विधान परिषद होता है, समझे? तो यानी ये जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन को कौन करते हैं? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब एमएलए जो होते हैं ना, विधायक, ये लोग चुन करके भेजते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। ठीक, तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।